कभी बिहार को सिर्फ पलायन की कहानी समझा गया, लेकिन आज बिहार वापसी, विश्वास और बदलाव की नई इबारत लिख रहा है। पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच से निकलकर ब्रिटेन के बड़े बड़े अस्पतालों तक का सफर और फिर 1996 में वापसी, एक संकल्प के साथ कि बिहार का कोई भी मरीज इलाज के लिए मजबूरी में बाहर न जाए। 1996 में उस लंदन की सुख सुविधा को छोड़कर आप बिहार आने का निर्णय लिया, तो क्या वो टर्निंग पॉइंट रहा जो आपको प्रोत्साहित किया कि नहीं, अब मुझे बिहार वापस लौटना है? कि मैं जिस गली से गुजरता हूँ जी, उसके हर खिड़की खोल के देखता हूँ अंदर में क्या हो रहा है, लेकिन दरवाज़ा वही खोलता हूँ अंदर जाने को जो मुझे लगता है मेरे लिए सही है। एक इमोशनल भी था, जो फैमिली टैग था फादर के साथ जो मेरा था, कि उनका लिगेसी हम आगे कैसे बढ़ाएं। 2 बेड से लिथोट्रिप्सी पहला 1996 में शुरू किए, और जो ध्येय था कि वैल्यू एडिशन, तो हमेशा खोज में मैं रहता हूं कि बिहार में क्या नहीं है वो मैं लाऊं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और इलाज के मामले में पटना के रूबन मेमोरियल अस्पताल ने काफी तरक्की की है। रूबन हॉस्पिटल ने एक बार फिर 2 किडनी मरीजों का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया है। रूबन मेमोरियल अस्पताल की कोशिश है कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बिहार के लोग बाहर नहीं जाकर कम खर्च में यही इलाज करवाएं। 2 बेड से शुरुआत करने, क्लिनिक से शुरुआत करना, क्या क्या मेजर चैलेंज रहा सर? सबसे बड़ा था एक नेगेटिव परसेप्शन बिहार में जो था, इसलिए मुझे बैंक का लोन लेने में, और मैं जिस तरह का मशीन में ला रहा था, लेजर लिथोट्रिप्सी मशीन, तो डॉक्टरों में भी भ्रम था कि ये नहीं, यहाँ के मरीज नहीं तैयार हो गए। बिहार इज बिकमिंग अ मेडिकल सेंटर, हब फॉर इंडियन अब्रॉड। मेरा विजन है जी। मैं अभी तो 400 बेड हॉस्पिटल कर रहा हूँ, और 2 से शुरुआत की आपने? 2 बेड से शुरू किया, 400 बेड है। मेरे यहाँ हर स्पेशलिटी है। हमारे यहाँ जो चाइल्ड एंड मैटरनिटी का है, डिलीवरी सिस्टम है, वो वर्ल्ड क्लास का है। राजगीर में भी हमने कम्युनिटी हॉस्पिटल खोला हुआ है, वहाँ भी हम लोग सेवा दे रहे हैं। हम नेक्स्ट जो फेज हमारा है 600 बेड का हॉस्पिटल, स्टार्ट विद 200 बेड्स, और मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, एम्स पटना और नवतपुर के बीच में कर रहे हैं। रूबन हॉस्पिटल बिहार झारखंड में चिकित्सा जगत की एक नई फर्स्ट दिया। जैसे 1996 में पहली लिथोट्रिप्सी और 2010 में पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया। मेरा और रूबन का ये ध्येय रहा है कि वर्ड है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मैंने यहाँ पर कैसे ग्रो करे हेल्थ केयर, कैसे डॉक्टरों को प्लेटफॉर्म दिया जाए, जो हमारे नौजवान डॉक्टर्स बाहर ट्रेंड हो रहे हैं अच्छे जगह में। बड़े शहरों में जाते हैं तो बहुत से मरीज़, हमारे सामान्य मरीज अफोर्ड नहीं करेंगे वहाँ का कॉस्ट, और जो पैसे वाले हैं वो भी जाके पैसा ज़्यादा लगता है, और अपने परिजन से दूर, अपने एक नए वातावरण में ऑपरेशन होता है, उसका भी टेंशन रहता है। फॉलोअप में उनको बार बार 1000 माइल जाना पड़ता है। तो पटना में मेरा ध्येय रूबन का है कि पटना में हर तरह का ऑपरेशन, हर तरह का टेक्निक जो कहीं भी इंडिया में और विदेश में है, वो हम करें। डॉक्टर साहब, सीआई जो भारतीय उद्योग परिसंघ, बिहार के अध्यक्ष के रूप में एक तरह से देखा जाए, आपने बिहार कॉन्क्लेव के जरिए फ्रेंड्स ऑफ बिहार, आपका एक मेडिकल साइंस में योगदान के अलावा आप बिहार की तरक्की के लिए भी काफ़ी प्रयासरत है। क्या प्लान है आपका, क्या विजन? देखिए, हर पढ़े लिखे लोगों का 2 एस्पेक्ट होना चाहिए। एक तो अपना प्रोफेशनल है और पैसा कमाना, जिससे अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड दें। दूसरा, समाज के प्रति भी, खास करके हमारी डेवलपिंग सोसाइटी में, बिहार इज डेवलपिंग सोसाइटी, सोशल प्लेटफॉर्म पर बहुत एक्टिव रहता हूँ। मेरा देश बिहार है, हमें लगता है हमको अपने देश के लिए कुछ करना है, और हम जिंदगी में सब कुछ पाने के बाद 47 ईयर्स में हम शुरू किए पटना में, तो मुझे सुख वैभव सब देख चुके हैं। तो मेरा एक ही सुख है कि कैसे अच्छे इलाज हो, अच्छे डॉक्टरों को इन्वायरमेंट मिले, कैसे बिहार के लोगों को अच्छा इलाज मिले और मुझे सम्मान मिले, और मैं आगे बढ़ता रहूँ। सर, बिहार की गूंज भी इन्हीं कोशिशों को आवाज़ देने का एक प्लेटफॉर्म है, जो हमारी कोशिश है और आगे भी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, कभी बिहार को सिर्फ पलायन की कहानी समझा गया, लेकिन आज बिहार वापसी, विश्वास और बदलाव की नई इबारत लिख रहा है। आज बिहार की गूंज में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने लंदन के 17 साल के स्थापित करियर को अलविदा कहकर अपनी मिट्टी, अपने बिहार की सेवा को चुना।
पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच से निकलकर ब्रिटेन के बड़े बड़े अस्पतालों तक का सफर और फिर 1996 में वापसी, एक संकल्प के साथ कि बिहार का कोई भी मरीज इलाज के लिए मजबूरी में बाहर न जाए। रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, एक भरोसा है। एक डॉक्टर नहीं, बल्कि उन हजारों धड़कनों की आवाज है जो हर दिन यह कहती है बिहार अब सुनता नहीं, हर चुनौतियों का जवाब भी देता है। 2 बेड के छोटे क्लिनिक से शुरू होकर आज किडनी और लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट जैसे ऐतिहासिक मुकाम तक पहुंचना सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि बिहार के आत्मसम्मान की कहानी है। जहां सेवा, संवेदनशीलता है, जहां एक विजन है बिहार को हेल्थ केयर में आत्मनिर्भर बनाने का। आइए स्वागत करें डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह जी का डॉक्टर पीके बिहार की गूंज पॉडकास्ट में। सर, आपने आज हमारे पॉडकास्ट में आने का निमंत्रण स्वीकार किया और आज आप समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार गूंज को, जो मुझे मौका दे रहा है अपने श्रोताओं तक पहुंचने का। और हम जो भी काम करते हैं वो लोगों के लिए है और लोगों पे जानना चाहिए कि क्या बिहार में हो रहा है, क्या हो सकता है। जैसा आपने कहा कि मेरा मकसद उतने दिनों के इंग्लैंड में रह के और कंसल्टेंट जॉब, प्राइवेट प्रैक्टिस सब करके यही था मोटिवेशन कि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, जैसे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, उसका एक टुकड़ा हम अपने घर में करें, जिससे हमारा 3 मकसद था आने का। एक तो अच्छे इलाज के लिए लोग बिहार से बाहर नहीं जाएं जी, इसलिए ये मेरे दिमाग में आया। जब इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी लंदन में थे जी, तो वहाँ पेशेंट आते थे दूर से दूर, आयरलैंड से, स्कॉटलैंड से, वेल्स से और इंग्लैंड के, लंदन के इर्द गिर्द के भी आते थे। तो जो पेशेंट इर्द गिर्द थे, जिनके रिलेटिव मिल रहे हैं, उनका टेंशन रहे, जो दूर से आए थे, हालांकि वही देश से, उन्हें पैसा नहीं लग रहा है, धर्म उनका वही है, रंग वही है, तब भी वो टेंस होते थे। ये मुझे लगता है कि जो बिहार से बाहर जाते हैं उनको पैसा ज़्यादा लगता है, वो तो अलग बात है। उसके अलावा बहुत सा फैमिली डिसरप्शन होता है, टेंशन रहता है। दूसरा मेरा था कि बिहार के डॉक्टर जो इस देश में और विदेश में अच्छे जगह ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो बिहार आना चाहते हैं, तो मैं एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करूँ जहाँ ये यंग टैलेंट को मैं टैप करूँ और उनको बिहार के लोगों के इलाज के लिए मैं वो मोटिवेट करूँ, प्रोत्साहित करें। तीसरा कि जो टेक्नीशियंस, नर्सेज जो बिहार के हैं, बाहर हैं या बिहार में आना चाहते हैं, उन्हें एक अच्छा काम करने का माहौल दूं। और ये जो पेशेंट बाहर जाके पैसा खर्च करते थे, जो जॉब की हम क्रिएट का 2000 हमारे यहाँ एम्प्लॉई हैं, तो उससे बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में थोड़ा सा हिस्सा ये रूबन, ये मेरा 3 मकसद था। मकसद था वैल्यू एडिशन इन हेल्थ केयर एंड एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ द बिहार डेवलपमेंट। तो डॉक्टर साहब, आप इसी पटना के गलियों में रहे और कहा चाहे 1996 में उस लंदन की सुख सुविधा को छोड़कर आप बिहार आने का आपने एक तरह से निर्णय लिया, तो क्या वो टर्निंग पॉइंट रहा जो आपको प्रोत्साहित किया कि नहीं, अब मुझे बिहार वापस लौटना है? देखो, मेरा सोच ये है कि मैं जिस गली से गुजरता हूँ उसके हर खिड़की खोल के देखता हूँ अंदर में क्या हो रहा है, लेकिन दरवाज़ा वही खोलता हूँ अंदर जाने को जो मुझे लगता है मेरे लिए सही है। मैं बहुत आउटगोइंग आदमी रहा हूँ और हर तरह से मैं इंडल्ज रहा हूँ, साइंस से लेके, ग्लैमर से लेके, लग्जरी से लेके, हर चीज़ का। तो मेरे दिमाग में होता है कि किसी चीज़ की आदत ना लगे। तो मैं सब कुछ किया। मैं जहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में कोवेंट गार्डन, जो दुनिया का सबसे कीमती, सबसे ग्लैमरस जगह है, उसके 4th फ्लोर पर मैं रहता था। नीचे में अस्पताल था, पीछे बगल के बिल्डिंग में बॉटम में नाइट क्लब थे, सब ग्लैमर था। देखा हमने, अच्छा लगा, लेकिन मेरी आदत नहीं लगी। मुझे लगा कि मैं अपने जगह में करूँगा तो मैं अपने को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकता हूँ। प्लस मेरे फैमिली, मेरे पिताजी, मेरी माँ, बहुत कष्ट से हम लोगों को सम्मान की तरह रखा समाज में। मुझे लगा मैं पैसा कमाऊंगा तो अपने भाई, अपने भतीजा को मैं एक तरह से मोटिवेट कर सकता हूँ, उन्हें अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ। तो दोनों भाव था, एक इमोशनल भी था जो फैमिली टैग था फादर के साथ जो मेरा था कि उनका लिगेसी हम आगे कैसे बढ़ाएं, और दूसरा ये भी था कि यहाँ डेवलप नहीं था और हम जो कर रहे हैं वो इस प्रांत में नहीं हो रहा था। तो एक पोटेंशियल हमें दिखाई पड़ा जो साबित सही भी हुआ कि हमने
25 साल में जितना ग्रो किया उतना किसी दुनिया की जगह में, इंडिया के भी बड़े शहरों में नहीं कर पाता। ये मेरा मोटिवेशन था। देखिए सर, अभी इस समय में देखा जाए तो भारत में एक होड़ लगा हुआ है सिटीजनशिप लेने का, यूके का। आप देख रहे हैं विराट कोहली, उनकी फैमिली सब लोग सेटल हो रही है। उस सिचुएशन में आज के तो चलो सुख सुविधा बढ़ गई 1990 के दशक के मुताबिक, लेकिन उस 1990 में जहाँ पर बिहार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, यहाँ पर देखा जाए कि फोर्सफुल लोगों को बाहर पलायन के लिए भेजा जा रहा था, एक डर का माहौल था। उस माहौल में इतनी सुख सुविधा को छोड़ के, वो भी लंदन जैसे स्थापित जगह में आप आराम से रह रहे थे, यहाँ आना एक बहुत बड़ा चैलेंज का बहुत बड़ा डिसीजन रहा होगा। बहुत बड़ा डिसीजन रहा। मैं जिस ढंग से रहता था इंग्लैंड में, तो अंग्रेज़ों को ये न लगे कि मैं यहाँ पैसा कमाने के लिए हूँ। वो उस ढंग से रहते थे, अंग्रेज़ों को हम खिलाते पिलाते थे। क्या बात। तो मुझे पैसे की कमी हुई। 12 साल रह के भी 10,000 पाउंड कर्ज था बैंक का, और जो हम लंदन में मकान लिए थे उसका मॉर्गेज था। मुझे उसको चुकती करने के लिए मुझे सऊदी अरेबिया 2 साल के लिए जाना पड़ा, क्योंकि हम जब लेक्चर ऑफ इंस्टीट्यूट यूरोलॉजी में लेक्चर हुए तो मुझे एक अमेरिकन हॉस्पिटल जो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का था, वहाँ मैं जॉब का अपॉर्चुनिटी मिला। और हमें इंग्लैंड के 3 गुना ज़्यादा वहाँ अमेरिकन हॉस्पिटल सैलरी था और टैक्स नहीं था जी। उसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि हमने इस मकसद से, और हम बच्चों को, अपनी पत्नी को भेज चुके थे पटना, तो मैं आई वॉज कमिटेड। हम यहाँ के प्रॉब्लम से थोड़ा घबराते थे, तो मेरी पत्नी और मेरे बड़ा लड़का मुझे मोटिवेट किया कि डैडी आप घबराएं नहीं, क्योंकि आप हमेशा सोसाइटी के लिए बात करते रहे हम लोगों से, हम लोगों को रूट्स के वैल्यू बताते रहे, जो होगा हम लोग झेलेंगे उसको। तो हमने इंग्लैंड से जॉब रिजाइन किया। लंदन से, जो मेरे मकान के रोड के एक एंड में हॉस्पिटल था, दूसरे एंड में मेरा घर था, उसको वॉकिंग डिस्टेंस में था। और वहाँ पहले 4 साल से काम भी कर रहे थे एज ए सीनियर रजिस्ट्रार। तो हमने जॉब रिजाइन करके जेड्डा का एक बड़े हॉस्पिटल में जॉब, अमेरिकन हॉस्पिटल में ज्वाइन किया। हम पटना आए कि आएंगे तो कहाँ प्रैक्टिस करेंगे। उसी बीच में लड़ाई शुरू हो गई कुवैत और इराक की। मुझे बहुत सब लोग डराने लगा कि वहाँ तो न्यूक्लियर बॉम्ब, केमिकल बॉम्ब, ये वो कैसे होगा। हम तुरंत 2 दिन के अंदर में प्रीपॉन्ड करके लंदन गए। हमें ये पता था कि अगर पटना जाना है तो मुझे ये कर्ज चुकाना है। वो जाएंगे सबसे जल्दी, वो सऊदी में काम करके ही करेंगे। तो हमने 2-4 दिन सोच के सऊदी एम्बेसी जाके अपना लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया। उन्होंने मुझे वीसा दिया, टिकट दिया और कहा यू आर वेरी ब्रेव मैन, एवरीवन हैज़ कैंसिल देयर ट्रिप। और मैं उस माहौल में भी लंदन से जेड्डा का रिस्क लिया और मेरा ये डिटर्मिनेशन कि मुझे कुछ भी हो, मुझे पटना जाना है, बिहार आना ही है। तो हम सक्सीड किए। वहाँ भी मल्टीनेशनल हॉस्पिटल था जी, बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ वर्क था। और मुझे सबसे सोशलाइज इतने देशों के लोगों के साथ करने का हुआ, जो मेरा टेंडेंसी है कि मैं लोगों से मिलूं। तो वो करके हम पटना आए। 2 बेड से लिथोट्रिप्सी पहला 1996 में शुरू किए। और जो ध्येय था कि वैल्यू एडिशन, तो हमेशा खोज में मैं रहता हूँ कि बिहार में क्या नहीं है वो मैं लाऊं। चैलेंजेस क्या रहा सर उस समय, उस दशक में खासकर, और एक जैसे 2 बेड से शुरुआत करने, क्लिनिक से शुरुआत करना, क्या क्या मेजर चैलेंज रहा सर? चैलेंज कि माहौल भी वैसा कंडीसिव नहीं था। सबसे बड़ा था एक नेगेटिव परसेप्शन बिहार में जो था, इसलिए मुझे बैंक का लोन लेने में बहुत दिक्कत हुआ जी। और मैं जिस तरह का मशीन में ला रहा था, लेजर लिथोट्रिप्सी मशीन, तो डॉक्टरों में भी भ्रम था कि ये नहीं, यहाँ का मरीज नहीं तैयार होगा इसके लिए। बैंक वाले कहते थे इतना पैसा कहाँ से मरीज जाएगा, अभी बड़े बड़े शहर में, बॉम्बे में है, कलकत्ता में है, अहमदाबाद में है। बोले नहीं, हमने सर्वे किया है कलकत्ता और दिल्ली के लिथोट्रिप्सी सेंटर में जी। जितने बिहार के लोग वहाँ जा रहे हैं उसका 1/3 भी हम अगर रिटेन करेंगे तो विल बी वायबल। एंड विद डाटा आई टॉक टू बैंक्स, देन दे कन्विंस्ड एंड गेव मी द लोन। वो बहुत दिक्कत की बात हुई। दूसरा, यहाँ पर टेक्निकल स्टाफ नहीं था। मुझे सभी स्टाफ को सिखाना पड़ा कैसे लिथोट्रिप्सी होगा। मैं गांव के 6 नौजवान जो मैट्रिक पास किए थे, इंटरमीडिएट पास किए थे, उनको अपने साथ हम काम शुरू कराए। उनको थिएटर का ट्रेनिंग दिए, हम लेजर मशीन लाए उसका ट्रेनिंग दिए। उनको अपने SUV पे ले करके दिल्ली ड्राइव करके गए। और फॉर्चुनेटली उसमें बुद्धा सर्किट इनोग्रेट हो रहा था,
तो ट्रायल जो रन हो रहा था, रेस हो रहा था, इस्तेमाल उसका किया। टिकट हमें मिल गया। ग्रेटर नोएडा में रहते तो वहाँ सब बच्चों को हमने जाके दिखलाया, जो सब बहुत मोटिवेटेड हुए, और 15 दिन उन्हें एक बड़े हॉस्पिटल में अपने मित्र के साथ ट्रेन दिया। तो हमें टेक्निकल स्टाफ नहीं थे, आई हैड टू ट्रेन एवरीवन माई सेल्फ। जी तो वो सब धीरे धीरे डेवलप करते गए। उसके बाद डिस्टेंट एजुकेशन से उन लोगों को नर्सिंग सर्टिफिकेट करवाए। तो ये इसको हम आगे बढ़ाते गए, और पिछले 15 साल में ये माहौल जो बदला है कि मुझे पहले खोजना पड़ता था, खुद ट्रेन करना होता था। आज नौकरी के लिए जितने दिल्ली, बॉम्बे, बड़े बेंगलोर शहर में हैं जो बिहार के लोग अच्छा काम कर हमें अप्रोच कर रहे हैं जॉब के लिए, और मैं उन्हें प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। तो बहुत डिफ़िकल्टी से, लेकिन पोटेंशियल इतना था कि हम हर चीज़ के नए मशीन को लाए। हम लिथोट्रिप्सी हुआ, उसके बाद हम लोग डायलिसिस शुरू किए और किडनी ट्रांसप्लांट शुरू किए पहला बार बिहार में। लेजर मशीन प्रोस्टेट के लिए, स्टोन के लिए पहला लाए। उसके बाद एडवांस लेप्रोस्कोपी जो होता है कि मेरे यहाँ 99% रूटीन ऑपरेशन जो है वो लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी से होता है। उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हम लोग 2 साल से रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। अब रोबोटिक नी ट्रांसप्लांट हाई और जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए कर रहे हैं। और हमने पहला लीवर ट्रांसप्लांट 2 हफ्ता पहले किया सक्सेसफुली। पेशेंट आज डिस्चार्ज, कल मंडे को डिस्चार्ज भी हो जाएगा। बहुत बड़ी तो हर उपलब्धि है। चीज़ हम आगे करते जाते हैं जिसकी बिहार में ज़रूरत है। और लड़के जो बच्चे हैं हम उनको डॉक्टर नहीं करते हैं, अपने बच्चे करते हैं। जो यंग डॉक्टर जो ट्रेंड हो रहे हैं उनको मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, उनको प्रोत्साहित कर रहा हूँ, उनको हर फैसिलिटी हम देते हैं कि तुम अच्छा से अच्छा काम करो। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए, और मुझे बहुत खुशी है कि सब सक्सेसफुल हो रहा है। जी सर, अब 1971 के वॉर में भी आपने शरणार्थियों को काफ़ी सेवा किया। क्या वही सेवा भावार्थ आज रूबन हॉस्पिटल का एक तरह से प्रेरणा स्रोत है? देखो, ये जो मेरा टेंडेंसी है मेरे पेरेंट्स के कारण हुआ है। मैं जब 14 साल का था तो दक्षिणी पटना में रेलवे ट्रैक के उधर सब जगह पानी से डूब गया था, पुन के बार में। तो मैं 14 साल की उम्र में भी कंधे तक पानी में जाके लोगों के घर से निकालना, बच्चों को निकालना, सामान उनका ला के रेलवे ट्रैक पर डालना। तो वो जोश शुरू से रहा है। वो जोश कॉलेज में भी जब रहे तो मेरे मित्र बोलते थे तुम्हें डॉक्टर बनना है, सोशल वर्कर बनना है। मरीज जो हैं उनको हम मदद करते थे। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब एक पेशेंट था जिसका कि ऑपरेशन होना था, एक दिन ऑपरेशन कैंसिल हुआ इसलिए ब्लड नहीं आया, फिर दोबारा हुआ ब्लड नहीं आया, फिर तीसरा दिन जब उसका ऑपरेशन 2 बजे तक नहीं हुआ, हम ब्लड बैंक में जाके काफ़ी तमाशा करके उसके लिए ज़बरदस्ती ब्लड लेके उसका ऑपरेशन करवाया। रात में जब ड्यूटी थे तो उसके एक रिलेटिव आके मेरे पैर छू के प्रणाम किया। उसी जोश में हम जब पेपर में इंडियन नेशन में पढ़े कि वो कैप्शन था, अब ये करीब 24-25 मार्च का ये न्यूज़ आया। और वो न्यूज़ था इससे बिहार के ही बॉर्डर से न्यूज़ था कि पाकिस्तान आर्मी और बंगला मुक्ति वाहिनी में किशनगंज का कैप्शन था, किशनगंज से कि मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश में लड़ाई शुरू हुआ। हम जैसे ही पेपर पढ़े, हम कॉलेज गए तो अपने प्रिंसिपल डॉक्टर जी आचार्य थे, उनसे बोले कि सर यहाँ पे लड़ाई शुरू हुआ है, रिफ्यूजी आएंगे, बरसात आने वाला है, तो उन लोगों में कॉलरा होगा, बीमारी होगा, तो हम लोग को एक हेल्थ कैंप लगाना चाहिए। तो वो बहुत खुश हुए और मुझे शाम में लेके चले गए गवर्नर हाउस। वहाँ डॉक्टर DK बरुआ थे गवर्नर, जो बाद में कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुए, और उनसे हमें परिचय करवाया। बोला इस लड़के में कुछ प्रपोजल है। बोले क्या बात है? हम लोग ऐसा है, हम लोग को चाहिए, हम चाहते हैं कि वहाँ पर हम लोग मेडिकल स्टूडेंट्स का टीम हो जो रिफ्यूजी हैं, उनका हेल्थ कैंप हम लोग करें, हेल्थ का सेवा करें। वो तुरंत अपने ADC को बुला के हमसे 200 रुपया दिया। बोला कैसे करोगे? हम जाएंगे सर कल अपने मित्रों के साथ में और सर्वे करेंगे। रेकी जो उस समय वर्ड नहीं जाने थे, अब जाने रेकी करेंगे, कहाँ पर कैंप होगा, कैसे वहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से हम लोग कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ये हम बात करके आएंगे, आपको प्रेजेंट करेंगे, तब हम लोग कैंप शुरू करेंगे। उन्होंने तुरंत 200 रुपया दिया और सुबह हम हॉस्टल दौड़ के गए, अपने 2-4 मित्रों से बात किए। सुबह 7 बजे
का बस, पहला बार हम बेगूसराय से ईस्ट कभी गए नहीं थे, जी। तो हम किशनगंज के बस पर चढ़े। जी। इत्तेफाक से हमारे एनाटॉमी की टीचर थी जी। डॉक्टर कौर, उनके हस्बैंड मिल गए। बोले कहाँ जा रहे हो? हम लोग जा रहे हैं ऐसे ऐसे किशनगंज, हम बॉर्डर पर सर्वे करने जा रहे हैं। बोले अरे तुम, मेरा हस्बैंड है वो बीएसएफ का कमांडर है उसी एरिया में, क्या बात है। तो वो उनके साथ हम हो लिए। और वहाँ से आके फिर हमने डीके बरुआ में प्रेजेंटेशन दिए, पूरा रेड क्रॉस कमेटी बैठी, हमने प्रेजेंटेशन दिया, जी। कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखलाए, और उन्होंने मुझे 2 ट्रक बीएमपी का, उस पर रेड क्रॉस का दवा, डीजल क्या बात। दिया, और हम निकल गए। अपने काम। अठवारी गांव था जी। वहाँ, ठाकुर गांव डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ बंगाल का, जी। उससे जो बॉर्डर था वहाँ पे लगाए, और हम लोग कैंप लगातार कैंप लड़ाई तक चलता रहा। मैं 3 महीना वहाँ रहा, लेकिन 3 महीने के बाद हर 3 हफ्ते पे आते थे, नया डॉक्टर नया स्टूडेंट लेके जाते थे, लेकिन मैं लगातार 3 साल 3 महीने लगा रहा, फिर एग्ज़ाम तब चले आए। तो शायद यही सेवा भारत, आप जैसे रूबेन हॉस्पिटल का एक जैसे पूरे एसेंस में बसा पड़ा है। मैं ज़िंदगी बहुत जोशीला जिया हूँ, जी। और लाइफ में मेरा फिलॉसफी है कि हमेशा एक्साइटमेंट होना चाहिए, कुछ नया लगातार करने वही का। काम करें, उसमें एक्साइटमेंट रहे। कुछ नया चाहिए। मैं हमेशा कितने ब्रिटेन के डिफरेंट सिटीज़ में काम किया, 4 कंट्री में काम किया, नए लोगों से मिला, नए लोगों के साथ काम किया। ये लाइफ में एक एक्साइटमेंट रहता है, अब मुझे अच्छा लगता वो है। एक मोटिवेशन फैक्टर मुझे एक चैलेंज चाहिए। ड्राइवर है। पीपल सीक अपॉर्चुनिटी, Yeah. आई सीक चैलेंज। ग्रेट। और मैं चैलेंज आज भी लेता हूँ कि कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे नए लड़कों को अच्छा काम दें, कैसे बिहार के लोगों को अच्छे टेक्नोलॉजी दें। ये एक्साइटमेंट है, इसी से हम पुल करते जा रहे हैं। दिक्कत बहुत होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, जो मैं बहुत लिमिट, मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, हम खुद करते हैं। लेकिन खुशी इतनी होती है कि जितनी स्लीपलेस नाइट होते हैं, जी। जितने कष्ट होते हैं, और जब वो हम कर रहे हैं, वो उसमें सफलता मिलती है, तो वो जितना सुखद होता है वो सब भूल और जाते जोश हैं। बढ़ जाती है। और जोश बढ़ जाती है। इसी चैलेंज को देखा जाए तो आपने रूबेन हॉस्पिटल बिहार झारखंड में चिकित्सा जगत की एक नई फर्स्ट दिया है। जैसे 1996 में पहली लिथोट्रिप्सी और 2010 में पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया, और आपको पता ही है 13 मार्च को आपने लिविंग डोनर, जो आपने लीवर का ट्रांसप्लांट, सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट किया। तो सर, डॉक्टर साहब जानना चाहते हैं कि इस पूरे जर्नी और इस माइलस्टोन को अचीव करने में काफ़ी चुनौतियाँ रहा होगा, कैसे उन चीज़ों का आपने सामना किया, और खासकर एक तरह से नया कीर्तिमान और बिहार झारखंड में फर्स्ट जैसी जानी टेक्नोलॉजी और सफलता जो आपने हासिल की, और उसके बारे में किसको श्रेय देना चाहेंगे, और चुनौतियों को कैसे आप मीट किए? क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे कि भाई इतने बड़े चीज़, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट्स को एक तरह से ज़मीन में उतारना कोई आसान काम तो नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, और आसान काम में मुझे मन भी नहीं लगता है। मुझे हमेशा चाहिए जो जिस दूसरे कोई नहीं करने वाले हैं। इवन आप थोड़ी सी लाइटर वेन में, जब सऊदी में थे तो बहुत से हमारे मित्र की पत्नी थी, मित्र थे, उनको बोलते जो फिल्म आपको अच्छा नहीं लगे मुझे दे दें, जो डस्टबिन में फेंकना चाहते मुझे दे दें, मुझे वो अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। मैं क्यों सहता हूँ, कैसे सहता हूँ, छोटा सा बात है। हम अपने एक हमारे गुरु के तरह थे, अभिभावक थे, डॉक्टर लंदन में सीनियर थे, उनको ड्राइव करके कहीं ले जा रहे थे। हम उस समय पटना आके काम कर रहे थे, लंदन जस्ट विजिट कर रहे थे। Okay. उनसे हम अपना व्यथा बताया, ऐसे है, ऐसे प्रॉब्लम है, ये है, वो बहुत दिक्कत है। उन्होंने बड़ा गाना अच्छा गाया कि हर रात के बाद सुबह होती है। क्या सही बात है। तो देयर इज सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, नथिंग इज इम्पॉसिबल, nothing is impossible. You have to have patience, you have to have a goal, राइट फोकस, clear and honest goal, and you will achieve it. तो यही बात है। और इसी गोल के अचीवमेंट में आपने एक तरह से रोबोटिक सर्जरी, कहा जाए तो रोबोटिक नेफ्रोक्टोमी की शुरुआत की। तकनीकी रूप से बिहार के देश के टॉप मेडिकल हब में कमोवेश खड़ा करने में अब बिहार आपके अनुसार कितना करीब है? बहुत टैलेंट है पटना बिहार में। यंग डॉक्टर सब जगह बहुत अच्छे कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत है। और मैं केवल भाव से बात नहीं करता हूँ, जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, जो टेक्निकली अच्छे साउंड हाई स्टैंडर्ड का ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो बड़े शहरों में स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि उनके ऐसा पहले से लोग प्रेजेंट हैं। बिहार में अभी नहीं है आपके टैलेंट की तरह। आप यहाँ आओगे, धैर्य रखोगे, मेरा सपोर्ट रहेगा, तुम आसमान छुओगे। आज हमारे अस्पताल में
कम से कम 150 रोबोटिक सर्जरी पिछले 20 महीना में हो चुका है। क्या बात है। हर तरह का एब्डोमेन का, किडनी का ऑपरेशन हो, यूट्रस का ऑपरेशन हो, लीवर का ऑपरेशन हो, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो, सब आज लेप्रोस्कोपी जो करते थे अब रोबोटिक कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा है, देखिए पहले ओपन सर्जरी होता था, फिर लेप्रोस्कोपी उसको टेक ओवर किया। पहले लोग बहुत क्रिटिसाइज किए, लेप्रोस्कोपी एस्टैब्लिश पूरी दुनिया में हुआ, बिहार में हुआ, पटना में हुआ। अब हम लोग लेप्रोस्कोपी से आगे रोबोटिक कर रहे हैं। क्यों कि रोबोटिक सर्जरी में जो विजन है, उसका जो कैमरा है, एज गुड एज एनी स्पेस क्राफ्ट कैमरा। क्या बात है। तो जितना अच्छा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो अनजाने से कुछ नस कट गया, कोई ब्लीडर कट गया, अब ब्लीड बहुत होता है, वो इसके इतने अच्छे से 3D देखते हैं। आप अगर कैमरा देखेंगे जो 3D में, तो लगता है आप पेट के अंदर में हैं, बैठ के कर रहे हैं अंदर में। तो आपको वो कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं, इंसिजन अच्छा होता है। सूचर करने में लेप्रोस्कोपी से या ओपन से जो करते हैं तो डॉक्टर को पता नहीं चलता है, कुछ देर के बाद हाथ तरफ कांपता है जी। और उसमें स्टिच कहीं गलत हो गया, कहीं हो गया, वो नहीं होता। इसलिए कि हम स्टिच करते हैं रोबोटिक आर्म्स के थ्रू, तो बहुत स्टडी और फाइन इंसिजन्स होता है, ब्लीडिंग कम होता है और पेशेंट बहुत जल्दी घर जाता है। तो ये एडवांटेज है। एरर कम गया और अब साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। जैसे एग्जाम्पल है, एक प्रोस्टेट कैंसर का ऑपरेशन, पूरा प्रोस्टेट काटते हैं, उसको टोटल प्रोस्टेक्टमी करते हैं। ओपन होगा तो 6 यूनिट ब्लड जरूर देना होगा। लेप्रोस्कोपी में भी 3 लगता ही है, 2 ब्लड देना होगा। हम लोग के यहाँ 4 ऐसा हुआ है और काफ़ी बड़ा हुआ है। एक पेशेंट को भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना पड़ा। उसके ऊपर से यूट्रस है, कैंसर यूट्रस का है, उस समय ब्लीडिंग बहुत होता है, एफिशिएंसी भी बढ़ गई। इतना अच्छा से वो दिखाई पड़ता है और काटते जाते हैं, ब्लीडिंग को बंद करते चले जाते हैं, इसलिए ब्लीडिंग नहीं होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब हम लोग रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए नी और हिप का जो जॉइंट रिप्लेसमेंट, उसका भी रोबोटिक करते हैं, जिससे कि बहुत ही एफिशिएंट होता है ऑपरेशन। तो ये चेंजिंग ट्रेंड है और हम लोगों को चेंज ट्रेंड के साथ रहना है। जो पटना के मरीज़ को बीमारी है और ज़रूरत है, वो दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, लंदन, पेरिस, सब जगह मरीज़ को वही ज़रूरत है। अब कॉस्ट का बात है, वो हमारा काम है कि हम लुक आउट करें कि कहाँ उसी ढंग का मशीन बना है जो पहले से, जैसे रोबोटिक सर्जरी का पहले डिवेंची का था, उसका 18 से 22 करोड़ दाम था। अभी हम लोग इंडिया का बना हुआ जो रोबोटिक SS मंत्रा हम लोग कर रहे हैं, वो उसका 1/3 प्राइस है। तो हमारे पेशेंट के लिए अफोर्डेबल है। तो हम लोगों को कैसे अफोर्ड भी करें, प्लस आप बल्क करेंगे, अगर नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा करेंगे तो पर केस जो कॉस्ट वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग उसको सब्सिडाइज करते हैं। हमारे यहाँ लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट जो होता है, वो बड़े शहरों से करीब से 40% कम में करते हैं। क्योंकि हमारे डॉक्टर, हमारे स्टाफ, हमारा हॉस्पिटल का खर्च उनके तरह नहीं है, तो हम लोग कम में करते हैं। तो वी आर मेकिंग अफोर्डेबल, लेकिन करना वही है जो दुनिया में कहीं होता है, वो पटना में भी होगा। वैसे भारत तो एक तरह का देखा जाए तो मेडिकल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ पर सर्जरी और इलाज होता है, और आप कह रहे हैं बिहार में उससे भी कम हो रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि बिहार इज बिकमिंग मेडिकल सेंटर, हब फॉर इंडियन अब्रॉड? आपने एक बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा, जो मेरा विजन है जी। मैं अभी तो 400 बेड हॉस्पिटल कर रहा हूँ, और 2 से शुरुआत की आपने? 2 बेड से शुरू किया, 400 बेड है। मेरे यहाँ हर स्पेशलिटी है। हमारे यहाँ जो चाइल्ड एंड मैटरनिटी का है, डिलीवरी सिस्टम है, वो वर्ल्ड क्लास का है। आपने भी एक्सपैंड भी किया है, नया बिल्डिंग किया, 2 बिल्डिंग किया अभी। राजगीर में भी हमने कम्युनिटी हॉस्पिटल खोला हुआ है, वहाँ भी हम लोग सेवा दे रहे हैं। हम नेक्स्ट जो फेज़ हमारा है, जो कुछ ही महीनों में शुरू होगा, 600 बेड का हॉस्पिटल, स्टार्ट विद 200 बेड्स, और मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज। और मैं ये कहाँ पर? ये एम्स पटना और नवतपुर के बीच में कर रहे हैं। तो हम उसमें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन का कोशिश करेंगे जी। और मेरा टारगेट है, जितने बौद्धिस्ट कंट्री हैं, जो नेपाल में आना उनका एक धार्मिक कर्तव्य होता है कि एक बार हम बुद्ध के जगह पर जाएं, तो उनको अगर हम टूरिज्म का दें पैकेज, बहुत सा प्रोसीजर है जो हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छी सोच है, और वो 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर में इस लायक हो, ट्रेवल कर सकते हैं। तो 3 हफ्ते, 1 महीने का अगर पैकेज हो,
तो हफ्ता दिन 10 दिन अस्पताल में रहेंगे, बाकी दिन बुद्धिस्ट सर्किट घूमेंगे, चले जाएंगे। तो उस पॉपुलेशन को हम टारगेट कर रहे हैं, इसलिए कि उन कंट्री में जो खर्च है प्राइवेट सेक्टर में वो दिल्ली बॉम्बे के टैरिफ से भी ज़्यादा है, तो हम उसको दिल्ली बॉम्बे से बहुत कम में करेंगे। तो वो मेरा टारगेट है जिसको हमको नेक्स्ट फेज में करना है। जैसे मेडिकल टूरिज्म भी होगा और स्पिरिचुअल टूरिज्म भी हो जाएगा उनके साथ साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि बोध गया जो हमारे लिए सारे बुद्धिस्ट कंट्री के लोग हमेशा यहाँ आते ही हैं। बिल्कुल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हमारे बिहार में ऑलरेडी ऑपरेट हो रही है, एयरपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो लोग आना जाना बढ़ेगा ही। और अगर आप उसमें उनको एक सस्ती और मोर इफिशिएंट मेडिकल सुविधा देते हैं तो शायद हमारा बिहार और रोशन होगा और नाम खिलेगा। वेस्टर्न कंट्री में भी वेस्टर्न कंट्री में लिविंग वेटिंग लिस्ट बहुत लंबा है, खास कर यूके में इस बात के एनएचएस में तो आप देखा जाए 4 वीक से बड़े शहरों में यूके से भी आ रहे हैं लोग कराने के लिए। हम उनसे कम और वही स्टैंडर्ड देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी, तो हम कुछ पेशेंट यहाँ भी ला सकते हैं। सर, यूके की बात उठी तो एनएचएस का बात होता है। ब्रेक्जिट जो 2020 में हुआ, जिससे यू से अलग हुआ यूके, और कहा जाता है कि बहुत बड़ा कारण शायद एनएचएस रहा। वहाँ के लोग कंसर्न थे मेडिकल सुविधा के लिए। भारत के बनाम अगर एनएचएस को देखा जाए, एनएचएस बहुत बड़ी संस्था है और लेकिन वहाँ वेट टाइम आज भी 4 वीक्स है। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे यूके में जो देखा जाए मेडिकल सुविधा फॉर ऑल है, लेकिन महंगा है। भारत के मुताबिक काफ़ी महंगा है और वेट टाइम ज़्यादा है। प्राइवेट हॉस्पिटल की फैसिलिटी भारत में बढ़ती जा रही है। देखा जाता है कि 5 स्टार 7 स्टार लेवल का फैसिलिटीज़ भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो भारत बनाम या फिर इंडियन मेडिकल सिस्टम बनाम एनएचएस जो यूके का मेडिकल सर्विसेज है, आप क्या डिफरेंस पाते हैं और कहाँ पे आप भारत को एक एडवांटेजेस पोजीशन में देखते हैं, और खासकर बिहार? मैं बात करूं अगर एनएचएस का, जब हम थे वहाँ पे मिड 90s तक जी, वो जगह हमें बहुत मोटिवेट किया है जी। जो फैसिलिटी लंदन में है, लंदन इर्द गिर्द है, वो हम एटलांटिक के बीचों बीच में एक टापू में काम किए हैं, वेस्टर्न आइल्स कहते हैं। हाँ, कैपिटल उसका स्टॉर्नवे है। वहाँ भी जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट था वो हर किसी को अवेलेबल था जी। वहाँ सबसे बड़ी बात है कि एवरीवन आई गॉट हेल्थ कार्ड जी, एवरीवन इज बीइंग ट्रीटेड इन एनएचएस हॉस्पिटल और सेम स्टैंडर्ड से होता है। जो नहीं हो सकता है उसको उस आइलैंड से एयरक्राफ्ट से उससे सुविधा था कि मेन लैंड में जाके इलाज करें। वो कमिटमेंट था, जो कमिटमेंट हमारे यहाँ नहीं है। अब स्वास्थ्य का तरफ में ये सरकार बहुत आगे सोच रही है, तो सबको मिलेगा। तो उनके पास में मैन पावर कम हो रहे हैं, लेकिन सर ये फाइनेंस कम है। मैं आपको रोकना चाहूँगा, लोगों को लगता है कि विदेश में बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधा है, आपको छोटा बीमारी हुआ तो आपको हेलीकॉप्टर से उठा के ले जाएंगे। ये एक तरह से मिथ है, बहुत क्रिटिकल केसेस में ही उनको उठा के ले जाते हैं। मैं मिथ का एक बात बताऊं कि मैं स्कॉटिश आइलैंड पे जो काम कर रहा था स्टॉर्नवे में जी, वहाँ पे एक रेंज है हिल्स का और उसके बाद प्लेटो है और सी है जी। तो बहुत से ओल्ड लोग उसमें कॉटेज बना के रहते हैं, जहाँ पे डॉक्टर अपने गाड़ी से नहीं जा सकते हैं, पैदल जाके मरीज का जाके चेक करते थे जी। वहाँ पे एक पेशेंट गिर गया जी, वो फ़ोन किया अपने जीपी को जी, तो जीपी फ़ोन किया एयर एम्बुलेंस को जी, और मेन लैंड से सी किंग हेलीकॉप्टर आया, उसके घर के आगे ड्रॉप करके पेशेंट को उठा करके मेरे अस्पताल में ले आया जी। उसको कुछ नहीं था हड्डी में, केवल मसल पेन था। दैट्स ए कमिटमेंट। बट वो चीज़ अब धीरे धीरे दिक्कत होते जा रहा है, पेन हो रहा है, एग्जैक्टली फेल नहीं कर रहा, वो कॉस्टली हो रहा है, उनको मैन पावर नहीं मिल रहा है, तो वो सुविधा अब नहीं है। जब मेरे बच्चे काम कर रहे हैं इंग्लैंड में, मेरे बड़ा लड़का डॉक्टर है, एनएचएस में ही है, कंसल्टेंट है, वो जो कहता है वो पहले जो था उससे बहुत डिटरेट कर गया है। तो ऐसे में ये एक इंडिया में और फिर हांगकांग में, सिंगापुर में आके लोग इलाज करा रहे हैं और गवर्नमेंट पैसा दे रही है, इंश्योरेंस वाले दे रहे हैं, तो उसका एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग दे सकते हैं। बड़े शहरों में तो हो रहा है, हम लोग उसी तरह का सुविधा अगर दें पटने में तो हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत गुंजाइश, एक तो
बुद्धिस्ट सर्किट से जो जी, लोगों को आना एक धार्मिक कर्तव्य हो जाता है, और वेस्ट से कॉस्ट और ये जो लंबा वेटिंग लिस्ट है उसके कारण हम लोग कर सकते हैं, तो उसकी गुंजाइश है। जी, मैंने इवन गल्फ में भी देखा जो पर कैपिटा में काफ़ी टॉप में है, चाहे आप यूरोप देख लो, यूके देख लो, वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा है। और जीपी का एक्सेस तो खैर सबको है, वो मिल जाता है, और क्रिटिकल सर्जरी के लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है और बहुत सारे लेवल ऑफ अभी तो करना पड़ रहा है, सही बात है। और उसके लिए मुझे लगता है कि भारत को थोड़ा सा और खासकर बिहार में जैसे आप जैसे कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक तरह से और स्ट्रांगली बिहार और भारत एक तरह से मेडिकल टूरिज्म में अपने आप पैर जमा सकता है और कर सकता है। और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रोफेशनल्स का है, जी, और जो हॉस्पिटल मैनेज कर रहे हैं उनका है, डॉक्टर का है, और सरकार का भी है। मैं बता दूं कि आयुष्मान दुनिया का सबसे बड़ा एक सोशल प्लेटफॉर्म है, हेल्थ सिस्टम है। इसमें अगर सरकार और फंडिंग करे जिससे कि उन्हें वही इलाज दें जो किसी को दें, तो और ज़्यादा हॉस्पिटल काम कर सकता है। और जैसे गवर्नमेंट का ECHS का है, CRPF, BSF का, सबका कैशलेस पेशेंट। जी। हम बिहार में सबसे ज़्यादा सरकारी मुलाजिमों का इलाज करते हैं। क्या बात है। पूर्व सैनिक को, हमारे जो सिपाही हैं बॉर्डर पे, हमारे जो सिपाही हैं उनका सबसे ज़्यादा इलाज हम करते एक अलग हैं। स्कीम भी है शायद, जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद रूबन हॉस्पिटल में आपका, हाँ, जो आप जो इसको देखते हैं, लेकिन उसको हम अच्छे और क्वालिटी का इलाज करें तो हॉस्पिटल वाइबल रहे, उसके लिए सरकार को थोड़ा और फंडिंग करने की ज़रूरत है और रेगुलर पेमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या कैश फ्लो का प्रॉब्लम हो जाता है जब लेट से पेमेंट होता है। तो हम में गुंजाइश है कि हम प्राइवेट और गवर्नमेंट मिल करके स्वास्थ्य सेवा को और आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आज से बिहार में 15 साल पहले, 20 साल पहले था, उससे बिहार बहुत आगे है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी आज पहले से बहुत अच्छा काम कर रहा है, वहाँ दवा मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ है, डॉक्टरों की बलाही अपॉइंटमेंट भी हो रहे हैं। एक बॉन्ड लिखा जाता है कि अगर कोई आप PG कर रहे हैं तो 2 साल काम करना है, उससे डॉक्टर अवेलेबल हो रहे हैं। तो काफ़ी बिहार आगे बढ़ चुका है, देश के साथ साथ चलने का कोशिश है। हम लोगों का अपने बढ़ावती का, डेवलपमेंट का स्पीड बढ़ाना है, जिससे हम लोग नेशनल लेवल को ज़्यादा जल्दी कैच कर सकें। आयुष्मान भारत की बात करें सर, अभी जो डेटा है 60% के आसपास प्री ऑथराइजेशन डिनाई हो रही है। हॉस्पिटल्स, खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल कहते हैं कि बेड्स नहीं है या फिर वो सुविधा नहीं है। तो आपने ऐसे कहा कि भाई थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की और ज़रूरत है, लेकिन एक कहे स्ट्रैटेजी कहाँ पे चूक हो रही है, खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल में? क्योंकि पता है सर, कंपेयर टू लंदन, UK या फिर गल्फ ले लो, जनसंख्या काफ़ी है, एक्सपेक्टेशन काफ़ी है, और आप जान रहे हैं कि वो लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है तो बीमारियां भी थोड़ी बढ़ती है। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए सर? उसमें पहला चीज़ तो हॉस्पिटल को, ये हर हॉस्पिटल को 7 स्टार होटल हॉस्पिटल नहीं बनाना है जी। हम बिहार में जहाँ हम जन्म लिए हैं, जहाँ हम काम कर रहे हैं, उसका पर कैपिटा इनकम या वहाँ की अफोर्डेबिलिटी वो नहीं है जो NCR में है या बॉम्बे में है। तो मैं उस तरह से हॉस्पिटल चलाऊँगा तो वायबल नहीं होगा। तो हमें और सही सेवा भी नहीं होगा। हम हॉस्पिटल जब बनाना शुरू कर रहे हैं, आर्किटेक्ट के लेवल से ही देखें कि कैसे कॉस्ट इफेक्टिव हॉस्पिटल बने, जिसमें सब वातावरण साफ सुथरा रहे, इन्फेक्शन नहीं हो, लेकिन मार्बल और इटालियन टिक का फर्नीचर नहीं हो, कॉमन हो, साफ सुथरा हो, तो हम कम खर्चा में कर सकते हैं और उतना ही अच्छा इलाज करते हैं। हमें इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में करना है, एक्सपर्टीज़ में करना है, नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर करना है, जिससे कि पेशेंट को हम अफोर्डेबल बना सकें। वो हम प्रयास हमेशा करते रहते हैं और हम इसीलिए सबसे ज़्यादा ECHS, CAPF, ECHS का सबका इलाज हम करते हैं, क्योंकि आई कैन अफोर्ड इट। तो हमें डॉक्टरों को, अस्पताल को, डॉक्टर को और सरकार टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रहा है, और टेक्नोलॉजी किसी फैशन के लिए नहीं बढ़ रहा है, उसकी उपयोगिता है। तो उस टेक्नोलॉजी का कॉस्ट होता है। तो सरकार जो तरह से मदद कर रहा है, कितने जवान जिंदा इसलिए हैं कि उनको सरकार की मदद है, हम इलाज कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो वो भी अपना टैरिफ बढ़ाएं और समय पर पेमेंट हॉस्पिटल करते रहें,
तो हॉस्पिटल और ज़्यादा सुविधा दे सकती ये है। बहुत अच्छी सोच है आपकी कि टेक्नोलॉजी पे हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, ना कि 5 स्टार 7 स्टार इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और खासकर बिहार के परिदृश्य को नहीं, देखते हुए ही हमें एक्सपैंड करना है, क्योंकि यहाँ ज़रूरत ज़्यादा है। और शायद ये हमने शायद रूबन हॉस्पिटल में देखा भी है सर, जिस तरीके से सफाइयत और अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो जो पेशेंट शायद 10 दिन एडमिट होकर अपने इलाज को करेंगे, बिल्कुल। वो 2-3 दिन में डिस्चार्ज होके बिल्कुल। बेड खाली करेंगे, जो कि और लोग उस बेड Turnover को ज़्यादा होगा। ऑक्यूपाई कर सके, टर्नओवर बढ़े। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ देखी जा रही है कि भाई टेक्नोलॉजी हो गई, इलाज और सर्जरी सही हो गया, नर्सिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जहाँ पर खुद का एक्सपीरियंस मेरा भी कहता है, लोगों से भी सुना है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल, चाहे एनसीआर के हो, चाहे दिल्ली बॉम्बे मेट्रो सिटीज़ में हो, ऑपरेशंस बहुत बड़े बड़े कॉस्ट जो लगा सो लगा, लेकिन नर्सिंग में बहुत ही ढीला रवैया है, बहुत पुअर एक तरह से उनकी सर्विसेज है। आप नर्सिंग को कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं? क्योंकि मैंने खुद भी पर्सनली व्यू किया है कि एक वन ऑफ द गुड एस्पेक्ट ऑफ रूबन हॉस्पिटल इज़ फैंटास्टिक नर्सिंग। नहीं, बिल्कुल। हम नर्स का कंटिन्यूअस ट्रेनिंग करते रहते हैं, हम कंटिन्यूअस उनका अप्रेजल करते रहते हैं। हर 3 महीने पे हर नर्स का, हर स्टाफ का, हर डॉक्टर का अप्रेजल होता है। जो एक्सपेक्टेशन से कम है उनसे बात करते हैं, क्या प्रॉब्लम है उनको मोटिवेट करते हैं अपने अप्रेजल को बढ़ाने का। इस तरह से हम मोटिवेट करते हैं। प्लस मेरा अपना रोल जो है कि आई एम अ गार्जियन टू ऑल ऑफ देम, डॉक्टर हो, स्टाफ हो, नर्स जो है, अपने परिजन को, अपने फैमिली छोड़ के आ रहे हैं, तो मैं फैमिली की तरह करता हूँ। उनके पैसा के अलावा उनके आदर सम्मान को देखभाल करता हूँ। इससे अपनापन ज़्यादा है। जब आप इंस्टीट्यूशन से अपनापन करेंगे तो आप तन मन से काम करेंगे, तभी मरीज को सेटिस्फैक्शन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप नर्सेज को मोटिवेट करते रहें। मैं एक गार्जियन की तरह काम करता हूँ और मेरा रिश्ता उन लोगों से भी ऐसा ही है, और इसके कारण हमारे नर्सेज, हमारे डॉक्टर किसी समय भी हैं, तैयार रहते हैं। उसकी सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोविड पीरियड में हुआ, जब कोविड में नकाब पहन के 8-8 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, उस बीच में इन्फेक्टेड लोगों को पानी पिला रहे हैं, नज़दीक जाके चाय पिला रहे हैं, और बाहर आके हर घंटे में रेस्ट किए, तो चाय पिए और फिर कर रहे हैं। लंबी सर्विस। तो मेरे ज़िंदगी का एक जो विजन था कि अस्पताल ऐसा होना चाहिए, नर्सिंग ऐसा होना चाहिए, वो फुलफिल उस बीच में, उस चैलेंज में हुआ। और मुझे बहुत खुशी है कि रूबन के डॉक्टर, अस्पताल और नर्सेज ने उस चैलेंज को बहुत सहज तरह से, बहुत भाव से निभाया। मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन है। डॉक्टर साहब, CII जो भारतीय उद्योग परिसंघ बिहार के अध्यक्ष के रूप में, एक तरह से देखा जाए, आपने बिहार कॉन्क्लेव के जरिए फ्रेंड्स ऑफ बिहार एक तरह से एक फोरम बनाया है, तो आपका एक मेडिकल साइंस में एक तरह से योगदान के अलावा आप बिहार की तरक्की के लिए भी काफ़ी प्रयासरत है। उसके बारे में बताइए कि कुछ क्या प्लान है आपका, क्या विजन है उसमें? देखिए, हर पढ़े लिखे लोगों का 2 एस्पेक्ट होना चाहिए। एक तो अपना प्रोफेशनल है और पैसा कमाना, जिससे अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड दें। दूसरा, समाज के प्रति भी कुछ करने, खास करके हमारी डेवलपिंग सोसाइटी में, बिहार इज़ डेवलपिंग सोसाइटी, तो मैं उसमें भी बहुत सोशल प्लेटफॉर्म पर बहुत एक्टिव रहता हूँ। मुझे ये सम्मान उद्योगपतियों ने दिया। मैं तो उन्हें बताया कि भाई मैं मैनेजमेंट का न एक पन्ना पढ़ा हूँ, न मैनेजमेंट का एक क्लास किया हूँ। मैं कैसे बना लिया यहाँ तक, वो भाव से मुझे नहीं पता है। लेकिन बिल्ड मैनेजमेंट उनका होता है, उनका कहना था कि यही बात हम लोग आपसे जानना चाहते हैं कि मैनेजमेंट का पढ़ाई नहीं करते हुए आप कैसे मैनेज इतना बड़ा करते हैं। और मुझे सम्मान दिया। पहले तो CII में बुलाया, जो कॉन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्रीज है, और बाद में मुझे एक्सेप्ट करवाया कि आप चेयरमैन होइए, और मैं बिहार CII को प्रेजेंट करते रहा ईस्टर्न जोन में, नेशनल लेवल पे, और मैं बिहार की कहानी कहता रहा। मैं उस प्लेटफॉर्म पे, और जब भी हम विदेश भी जाते हैं, हमेशा तो बिहार के लोगों से समूह में मिलते हैं। हमारा होता है कि सबसे बड़ा कारण, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि बिहार के परसेप्शन को बदलें। उसमें 30% वास्तविकता है, 70% मीडिया का मिथ है। तो जो वास्तविकता है उसको हम लोग काम करके, अपने वर्क से, अपने चेंज जो वर्क पैटर्न है, टेक्नोलॉजी, उससे कर सकते हैं,
तभी वो 70% मीडिया है वो उसको टेकअप करेगा। तो हम चाहते हैं कि बिहार के बारे में आगे बात करें, और हमारे जब हम बिहार को बोलने लगते थे तो नेशनल लेवल पे और ईस्ट जोन के लोग मुस्कुराना शुरू करते थे कि अब बिहार की कहानी शुरू होगी। तो मुझे मेरा देश बिहार है जी, हमें जो सबका कैपेसिटी है, हमें लगता है हमको अपने देश के लिए कुछ करना जी। है, और हम जिंदगी में सब कुछ पाने के बाद 47 इयर्स में हम शुरू किए पटना में। जी। तो मुझे सुख वैभव सब देख चुके हैं, तो मेरा एक ही सुख है कि कैसे अच्छे इलाज हो, अच्छे डॉक्टरों को इन्वायरमेंट मिले, जी। कैसे बिहार के लोगों का अच्छा इलाज मिले और मुझे सम्मान मिले और मैं आगे बढ़ता रहूं। और बहुत यही अच्छी कारण है कि सोच है। बिहार के लिए हर चीज़ पे इतना ही नहीं, हम फिशरी भी कर रहे हैं, हम डेयरी भी कर रहे जी, हैं, वाह, गांव में क्या सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए हैं। हमारा करीब 8 एकर्स में फिश फार्म है, क्या बात। हमारा 12-14 के गाय लोगों का साथ में उसको हम और कॉम्प्रिहेंसिव फार्म कर रहे हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। हमने एक पैसा भी आज तक कहीं बिहार से बाहर नहीं इन्वेस्ट किया है। क्या बात। जो यही करते हैं, जिससे ऑल राउंड डेवलपमेंट में हम वो भाग कहावत है लें। ना सर, घी गिरे तो दाल में ही बिल्कुल, गिरे, तो आपने बिल्कुल। वही तो हम साक्षात किया। हर तरह से कल्चरली भी हम बहुत से कल्चरल एसोसिएशन से जुटे हुए हैं जी। जहाँ संगीत और क्या नाच ये वो का ट्रेनिंग होता है। तो सब तरह के डेवलपमेंट काम करते हैं, लेकिन मेरा मेन कोर इज अ हेल्थ सेक्टर है। सर बहुत अच्छा काम, और सर बिहार की गूंज भी इन्हीं कोशिशों को आवाज़ देने का एक प्लेटफॉर्म है, जो हमारी कोशिश है और आगे भी रहेगी। सर प्राइवेट हॉस्पिटल को जनरली देखा जाता है कि एक तरह से एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन है, और लोगों में एक तरह से एक ट्रस्ट डेफिसिट देखा जाता है। क्या कारण है कि क्या ओवर एम्बिशियस और एक बड़े बड़े उद्योग जो चला रहे हैं वो क्या आम नागरिकों के स्वास्थ्य की ज़रूरतों से दूर हो गए? क्या रीज़न ये ट्रस्ट डेफिसिट का? देखिए, आपने जो बताया कि क्या होता है या रूबन का जो पहचान है, आपके तरह किसी ने हमसे इंटरव्यू ले रहा था, उन व्यक्ति ने बताया, आरजे ने बताया कि लोग कहते हैं रूबन बिहार का अपना अस्पताल है। हम पूछे भाई क्यों बोलते हैं, तो बोले एक चीज़ की किसी समय कोई चाहे तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। एंड आई रिसीव कॉल 2 o'clock और 4 o'clock इन द मॉर्निंग। फ़ोन हमेशा ऑन मेरे पास रहता है, मैं सो ही रहता हूँ, रहता है। अब गांव से फ़ोन आता है कि ये तकलीफ़ है, मैं रूबन आ रहा हूँ। मैं अस्पताल में फ़ोन करता हूँ, कैजुअल्टी में कह देता हूँ डॉक्टर को, नर्स को, ऐसा ऐसा मरीज़ आ रहा है। जब वो आता है 3 घंटे 4 घंटे के बाद कहा जाता है कि सर का फ़ोन आया था आपके लिए, तो आप समझ सकते कितनी उससे तसल्ली होती है, कितना कॉन्फिडेंस होता है। और दूसरा है कि हर कोई को अफोर्ड कर सके उस तरह का हम टैरिफ रखे हुए हैं, जिससे कि सबका इलाज हो सके, और जो मदद करना होता है हम कर पाते हैं। एक इंटरप्राइज है, इसमें प्रॉफिट नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ध्येय नहीं है कि हम पैसा के लिए कमाएं। एक जो बाहर से जो कॉरपोरेट का जो कल्चर है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो बैंकर्स हैं, जो दूसरे इंडस्ट्री में लगाए हैं, तो उनका मेन एम है प्रॉफिट कमाना। कुछ कंपल्सन जरूर है कि ये ट्रीटमेंट कॉस्टली होते जा रहा है जी। लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो जो कॉस्ट होता है वो हॉस्पिटल को मदद की ज़रूरत होती है। वो अगर सरकार दे तो प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगी, तो उसमें मोटिवेशन पैसा कमाने का नहीं रहेगा। बैलेंस नहीं कर पाते। बहुत सारा आप टीवी न्यूज़ सुनते हैं कि 18 लाख 50 लाख का बिल आ गया, पेशेंट को नहीं बचा पाए, फिर भी इन चीज़ों, तो संवेदनशीलता की कमी थोड़ी लग रही है, और शायद संवाद का भी कमी। जैसे आपने कहा कि अपन फ़ोन पिक करते हैं तो संवाद, उसके गैप से बहुत चीज़ों को फिल किया जा सकता है, और शायद बड़े बड़े हॉस्पिटल और उद्योगपति जो चला रहे हैं उनको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ केयर, क्योंकि कोई भी एक डॉक्टर एक अस्पताल को एक तरह से भगवान और एक मंदिर माना जाता है, और उस मंदिर में शायद चढ़ावा माने नहीं रखता है, बल्कि सेवा माने रखता है। सर देखा जाए हेल्थ केयर सिस्टम में, जैसे आप यूके को ले लीजिए, यूएस को ले लीजिए, उसमें जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ले लीजिए, उसमें आप जैसे देख लीजिए आप यूनाइटेड हेल्थ केयर UHG ऑलमोस्ट 250 से 300 बिलियन की बड़ी कंपनी है। वहाँ यूएस में सबसे टॉप में है।
उसके बाद और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, सिग्ना है, ह्यूमाना है जो 30 बिलियन के आसपास है। तो ये दौर सिर्फ रेवेन्यू का रहा है, और उस परिदृश्य में भारत को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कोविड के समय एक मिथ टूटा, लोग कहते थे कि यूएस में बहुत टॉप लेवल का मेडिकल्स है, वहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट सुविधा है, लेकिन भारत बनाम यूएस अगर उस समय देखते हैं कोविड के सिचुएशन में, तो भारत के नागरिक इतनी जनसंख्या होने के बाद भी ज़्यादा सुरक्षित थे, उनका ज़्यादा लोकलाइज्ड केयर था, चाहे वैक्सीनेशन हो चाहे ट्रीटमेंट हो। इसमें रूबन हॉस्पिटल का कैसा योगदान रहा कोविड के समय? कोविड वॉज ए चैलेंज, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे अस्पताल के डॉक्टर नर्सेज उस चैलेंज को बहुत सहज स्वीकार किया और उसको टेकअप किया और लोगों का सेवा दिया। प्राइवेट सेक्टर में बिहार में सबसे ज़्यादा पेशेंट का ट्रीटमेंट रूबन में हुआ। हम उस समय एक समय 220 कोविड पेशेंट के एक साथ इलाज कर रहे थे। करीब करीब 65-66 वेंटिलेटर एक साथ काम कर रहे थे, और ऑक्सीजन की कमी थी। तो हमारे जितने एडमिनिस्ट्रेशन थे, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर, वो लोग रोड पर थे, जहाँ ऑक्सीजन लाना था वो उस फैक्ट्री में बैठे रहते थे, कम्युनिकेशन बनाए रखते थे। तो एक चैलेंज था, और हम लोग बहुत अच्छे ढंग से किए, और उसके कारण रूबन का प्रतिष्ठा लोगों के बीच में और बढ़ी। क्योंकि हम लोग हम खुद दिन रात लगे रहते थे। हमें नर्स डॉक्टर हटाते थे आईसीयू से कि आप नहीं आए, आपको कुछ हो गया तो हम लोग वो दिक्कत हो जाएगा। तब भी बाहर निकलने तो किसी की पत्नी, किसी के बेटा, किसी की बहू हमें कहता है जाके आप बात कर लीजिए। तो मेरा दायित्व होता था कि मैं जाऊं, उन लोगों को सांत्वना दूं। इलाज तो डॉक्टर कर रहे थे, मेरा काम डॉक्टरों को मोटिवेट करना और लोगों के साथ संवाद करना। मैं अपने डॉक्टरों को हमेशा बोलता हूं कि आप काम अच्छा करो, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो उसका गैप हो जाएगा, उसका सब किया हो बर्बाद चला जाएगा। मुझे इस कम्युनिकेशन पर एक बड़ा अच्छा याद आता है कि मैं एडिनबरा के जू में गया था, तो एक कैलेंडर देखा जिसमें एक कुत्ता बैठा है मेज पे और हैट लगाया है, और उसमें नीचे में लिखा हुआ है I don't only want to be loved, I want to be told I am loved. क्या बात, सही बात। This is the communication. They need to be told कि हम देख रहे हैं, ये स्टेज ये है। तो कम्युनिकेशन का मैं खुद कम्युनिकेशन दिन रात करता हूँ। रात का 2 बजे 4 बजे विदेश में भी घूमते रहता हूँ तो मेरा फ़ोन ऑन रहता है। मैं कम्युनिकेशन बहुत बिलीव करता हूँ। वो कारण है, वो यूएसपी है रूबन का कि मैं सबसे पर्सनल टॉक करता हूँ और राउंड डेली हर मरीज़ को लगा के सिर्फ हालचाल लेता हूँ। इलाज तो करने वाले दूसरे हैं, तो ये इलाज वो कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करने को उनको मोटिवेट करते हैं। मैं पर्सनली भी कम्युनिकेट करता रहता हूँ। सर, आज के टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। डेटा इंटरप्रेटरी ले लीजिए, चाहे डेटा इंटीग्रेशन ले लीजिए, चाहे अब डिफरेंट सिस्टम लीजिए, चाहे क्लिनिकल हो, फार्मेसी हो, इंश्योरेंस हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, कॉम्प्लायंस है, इन सब के बीच जो डेटा फ्लो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज भारत क्या पूरे विश्व के सारे अस्पतालों के लिए, खासकर प्राइवेट रहे चाहे गवर्नमेंट रहे, उसमें इस डेटा इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा योगदान है। आज रूबन हॉस्पिटल उस चीज़ को कैसे मीट कर रहा है? क्योंकि साइबर थ्रेट्स है, डेटा प्राइवेसी का बात है, क्योंकि डिफरेंट सिस्टम्स, अगर डेटा एनालिटिक्स लगा, एआई लगे, तो शायद हम इस स्वास्थ्य सेवा को और सुदृढ़ तरीके से और एफिशिएंट तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। हॉस्पिटल में HIS है, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसमें जितना भी हॉस्पिटल का एक्टिविटी है ऑल ऑनलाइन है। हमारे यहाँ एडमिशन होता है वो डॉक्यूमेंटेड रहता है, हमारे यहाँ डिस्चार्ज होता है वो डॉक्यूमेंटेड रहता है, हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट में रेफरल हुआ उसका रहता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में बात करते हैं, और मुझे उसका सबका फोरम में हम हैं तो हमें पता चलता है कहाँ पर क्या है। सुबह शाम रिपोर्टिंग अस्पताल का, फाइनेंस से लेके पेशेंट, क्रिटिकल पेशेंट तक का हमारे मिलता है। और वो जो इंचार्ज हैं डिफरेंट ICU के, उनको घर पे भी रहते हैं तो उनको रिपोर्ट मिलते रहता है। आज के दिन में AI बहुत अच्छे ढंग से आ रहा है, और हॉस्पिटल में उसका बहुत इम्पोर्टेंस आ रहा है, डायग्नोस्टिक में आ रहा है, ट्रीटमेंट में तो मोडेलिटी में आ रहा है। और हम जो रोबोटिक कर रहे हैं, इज बेस्ट एग्जांपल AI कि हम ऑपरेट हम करते हैं डिस्टेंस से, लेकिन ऑपरेशन मशीन के थ्रू पेशेंट को हो रहा है। इतना ही नहीं,
अब हमारे हॉस्पिटल का टेली सर्जरी भी हो सकता है। जी। दिल्ली में बैठे हुए जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन से जो हमारे यहाँ कम होता है या साल में ऐसा मरीज कम होता है, वो दिल्ली से बैठे हुए डॉक्टर मेरे अस्पताल के मरीज को ऑपरेट कर सकते हैं। उसका भी सॉफ्टवेयर हम लोग लगा रहे हैं। हम लोगों को एक एक्सपर्ट डॉक्टर साथ में रहेगा जो पेशेंट के साथ रहेगा, और जो मेन सर्जन वो बाहर से कहीं से दुनिया में ऑपरेट कर सकते। तो ये एआई का इतना चला जा रहा है जिसको अडॉप्ट करना चाहिए। अडॉप्ट एआई करने से आपका इफिशिएंसी बढ़ेगा और कॉस्ट भी कम बहुत रिड्यूस होता है। इनिशियल कॉस्ट जरूर एआई का लगेगा, लेकिन इफिशिएंसी उसको अडॉप्ट करना है और हम लोग उस तरह से अडॉप्ट कर रहे हैं। खासकर इंश्योरेंस सेक्टर में डॉक्यूमेंटेशन में, कॉम्प्लायंस में और डेटा इंटरप्रेटेबिलिटी में काफ़ी योगदान है एआई का, डेटा एनालिटिक्स का। तो वो इंटेलिजेंस आपके हॉस्पिटल में बिल्कुल मौजूद धीरे है। हम लोग उसको डेवलप कर रहे हैं। और डाटा जो है वो डॉक्यूमेंटेशन है, आपको ट्रीटमेंट में फ़ायदा करेगा। आपको लीगल प्रॉब्लम होगा तो यू हैव ए डॉक्यूमेंट टू आंसर कि क्या आप किए हैं। इंश्योरेंस कंपनी को उसके लिए चाहिए। और रिसर्च अगर करना है तो आपको डाटा चाहिए जिससे आप रिसर्च कर सकें, आप दिखला सकें कि जो मेथड से हम इलाज कर रहे हैं वो अच्छा तरीका है। और पेशेंट का तो बहुत डेटा important से है। उसके फ्यूचरिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में पूरा एनालिटिक्स ज्ञान आपको अर्जित हो सकता है। और वो इंक्रिप्टेड रहता है, उसको जब तक हम नहीं परमिशन देंगे वो नहीं खुल सकता है। इसलिए इसमें काफी सिक्योरिटी सिक्योरिटी मेंटेन, बिकॉज डेटा प्राइवेसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक और चीज़ है कि एक पेशेंट एक्सपीरियंस उसको कैसे आप कैप्चर करते हैं और अपने आप को कैसे अलाइन करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, कैसा सिस्टम है आपके रूबन हॉस्पिटल में, और कुछ ऐसा जो बाकी लोगों को भी इस बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहिए? नहीं, हमने एक नियम बनाया है कि जितने एडमिनिस्ट्रेशन में हैं वो सब लोगों को कुछ बेड हमने एलोकेट कर दिया है। वो अपने जॉब शुरू करने के पहले उस बेड के पेशेंट से बात करेंगे जी। और उसमें अगर कहीं भी प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है तो व्हाट्सएप ग्रुप में है वो डाल देंगे, यहाँ पे ये कमी है, पेशेंट का ये कंप्लेन है। उसको तुरंत जो पेशेंट वेलफेयर के जो हमारे मैनेजर हैं वो उसको रेक्टिफाई करते हैं या सही आदमी जाके उनको अप्रोच करता है। उसके बाद पेशेंट के मैं मेडिकल डायरेक्टर एक राउंड लगाते हैं, मैं खुद राउंड लगाता हूँ, तो वो कम्युनिकेशन बनाए रखता है और जहाँ भी कंप्लेन है उसको तुरंत निवारण करने का है। दूसरा कि वहाँ पर QR कोड लगा हुआ है हर हॉस्पिटल के कोने में, आप वो QR कोड से आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं और हमारे CO जो हैं उसको मॉनिटर करते हैं और तुरंत उस पर एक्टिविटी करते हैं। आप मरीज से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, दुखी होकर अस्पताल से जाएगा तो सोशल मीडिया पर आके जो भी बोलना होगा बोल देगा, अपना फ्रस्ट्रेशन तो को वो हम जाने के पहले उनसे हम बात कर लें, उसको समाधान कर दें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे नर्सिंग केयर का हो, या डॉक्टर के से कंप्लेन है, उसको हम लोग खुद मॉनिटर करते हैं एट हाईएस्ट लेवल और उसको कंटिन्यूअस अलर्ट रहते हैं कि उसको तुरंत से तुरंत हम लोग रेक्टिफाई करें जो पेशेंट को सेटिस्फैक्शन हो। 360 डिग्री एक तरह से फीडबैक मैकेनिज्म और इमीडिएट एक्शन आपने एक सिस्टम फ्रेमवर्क बना के रखा। सर आपने कुछ समय पहले बिहार में मेडिकल और पैरामेडिकल संस्थाओं के एक साथ विशाल हेल्थ केयर सिटी का वादा किया था, सिटी का। आज भी हजारों छात्र नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए एक दूसरे राज्य में जाते हैं। इस प्रोजेक्ट में जो देरी हो रही है सर, उसका कुछ कारण? उसका कारण तो पहले हम ज़मीन जो हम ले रहे हैं किसान से उससे नेगोशिएट करते रहना और उससे उसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत चैलेंजिंग है। तो वो फेस ख़त्म हो गया, ज़मीन हो गया, मुझे सरकार से परमिशन भी मिल गया है। अब पटना ये अथॉरिटी जो है मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी, उनसे हम अप्लाई किए हुए हैं, वो भी प्रोविजनल हो गया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स तो बाकी है। हमारे आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं, वो भी स्ट्रक्चर इंजीनियर ये लोग रहेंगे, तो हम 2-3 महीने के अंदर में हम और आगे काम शुरू करेंगे। और वो मेरा ध्येय कॉलेज बनाने का है कि डॉक्टर जो कॉलेज से बाहर निकलें वो मोटिवेटेड हों। पैसा कमाना ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन पैसा आना चाहिए, अच्छे काम का स्पिन इफेक्ट होना चाहिए। तो डॉक्टर जो हैं वो मरीज से और मेडिकल साइंस से जुड़ाव रखें, दिल से लगे रहें, उनको मोटिवेटेड रहें। और उनको मोटिवेट करने के लिए हमने अस्पताल का नाम एक स्वामी जी के नाम से रखा है, स्वामी सदानंद सरस्वती मेडिकल कॉलेज। जो स्वामी का एक लाइन का है, ही लिव्ड ए लाइफ ए सन्यासी बट ही वर्क फॉर द पुअर लाइक ए
रिवोल्यूशनरी। क्या बात है। तो वो समाज के प्रति जुड़ाव हो। जी। हमने नर्सिंग कॉलेज का नाम रखा है मेरी मैकडोनल्ड कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1983 में मैं स्कॉटलैंड के छोटे से आइलैंड में काम कर रहा था। जी। वो आइलैंड ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में वाला वो आइलैंड है। जी। वहाँ एक दिन सैटरडे इवनिंग को मुझे डॉक्टर ने फ़ोन किया कि एक 70-year-old लेडी है, उसको एक्जिला वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, जो सीरियस बीमारी है, और भेज दो इमरजेंसी में। हम देखे तो उसको आर्थराइटिस के कारण स्वेलिंग था। तो हम बताया कि तुम्हें इतना खराब नहीं बीमारी जितना डॉक्टर सोचा था, तो मंडे को आएंगे तो हम आगे इलाज करेंगे। वो स्कॉटिश लेडी हमसे पूछती है विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू कम फ्रॉम। सेड आई कम फ्रॉम इंडिया। बोलते आप हिंदी बोलते हैं? तो मैं बहुत शॉक्ड हो गया। बोला हम हिंदी बोलते हैं, आप कैसे बोलती हैं? क्या बात तो बोली मैं 30 साल काम की हूँ लखनाडोन, जो जबलपुर के पास में एक आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पे, और वहाँ के नॉर्फनेज एस्टैब्लिश की, वहाँ के 2 बच्चों को, आदिवासी बच्चों को अडॉप्ट की, और सी वॉज अनमैरिड, और उस रहती थी स्कॉटिश आइलैंड में। उसका प्राण जो है वो आदिवासी बच्चों में था, और हमें मदरली अफेक्शन उसने दी, मिला। और उसकी लंबी कहानी है एसोसिएशन का। कुछ दिनों के 2 साल के 3 साल के बाद डेथ हो गया। तो उसके नाम से हम नर्सिंग कॉलेज कर रहे हैं। इज ए नोबेल नर्सिंग सिंबल कि नर्स ऐसा होना चाहिए। एग्जैक्टली। और एक बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल सेट किया कि उनके याद में आपने इस चीज़ को स्टैब्लिश कर रहे हैं। और 600 पैरामेडिकल एक तरह से बहुत लोगों को जॉब भी दे रहा है, और ज़रूरत भी है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है। अभी हमें नर्सिंग स्टाफ हो चाहे डॉक्टर्स, इसकी बहुत ज़रूरत है। अगर अनुपात देखा जाए बाकी देशों कंपेरेटिवली, अभी वी आर शॉर्ट, वी आर ह्यूजली शॉर्ट। और शायद हमें एज ए देश अभी हमारा जीडीपी 3% के आसपास हम मेडिकल पे लगा रहे हैं। अगर यूके का देखा जाए तो 10% के आसपास है। तो सरकार को भी इसमें प्रोत्साहन देना है, अपने स्टाफ को बढ़ाना है, और आप भी इस दिशा में सरकार पहले से बहुत सजग है। और एम्स भी काफ़ी पहला बार पॉलिटिकल एजेंडा में स्वास्थ्य आ रहा है, ये बहुत हेल्दी साइन है। जी सर। पहले नहीं था ऐसा। तो हमें पूरा उम्मीद है कि बात और अच्छे बनेगी, अच्छे स्वास्थ्य होंगे। लोगों को अलर्ट होना है, और किसी से आप कोई भी व्यक्ति हो तो उसको बहुत तरह का खर्चा है, सरकार को बहुत तरह का खर्चा है। जिधर ज़्यादा प्रेशर होगा उसमें ज़्यादा खर्च करेगा। तो आप मांग हमेशा बनाए रखें कि हमारा स्वास्थ्य और अच्छा हो, और स्वास्थ्य पर और खर्च करें। अस्पताल को सेंसिटिव होना है, और 7 स्टार हॉस्पिटल ना बन के एक कॉमन साफ सुथरा अच्छा टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी और मैन पावर पर करें, तो हम कम दाम में भी अच्छा टेक्नोलॉजी, चीज़ें फास्ट होगी, बेड खाली रहेंगे, टर्नओवर बढ़ेगा, जी बिल्कुल, और जिससे और लोग स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। आपने जो बात कही कि भाई एक तरह से मेडिकल नेग्लिजेंस, कई बार ये बात उठती है, खासकर सरकारी अस्पतालों में बहुत ज़्यादा है। क्या इसका कारण सिर्फ जनसंख्या, या फिर बहुत ओवर पॉपुलेशन ऑफ पेशेंट्स आ रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं हमारी सोच में कमी है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक मानवीय भूल बढ़ता जा रहा है। एक या तो नेग्लिजेंस हो, या फिर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी आ रही है, और ये ज़्यादा हद तक देखा जा रहा है सरकारी अस्पतालों में। PMCH हमारा जो सिचुएशन था पहले, अब तो काफ़ी बदल रहा है, बदल गया भी है। लेकिन क्या कारण है आपके अनुसार सर? क्योंकि आप इतने एक्सपीरियंस्ड, आपने देश दुनिया को देखा है, खुद बिहार जैसे टफ स्टेट में आपने इतनी बड़ी चीज़ को प्रूव करके एक रिवोल्यूशनरी और एक राइट स्पिरिट, राइट थिंकिंग, राइट इंटेंट और राइट विजन के साथ आप इम्प्लीमेंट करके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कहे, चाहे एक सेवार्थी, और इतना देखा जाए तो हम लोगों के लिए तो भगवान के समान ही है। और आपने एक बहुत अच्छा मंदिर एज ए रूबन हॉस्पिटल स्टैब्लिश किया है। इस डिफिशिएंसी को कैसे कमी करें, दूर करें सर? मैं एक चीज़ श्रोताओं को बताना चाहते हैं। 2 चीज़ें है। एक कॉम्प्लिकेशन है, जो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ट्रीटमेंट होता है, चाहे सर्जरी हो, मेडिकल ट्रीटमेंट हो, वो दैट्स नॉट नेग्लिजेंस, वो कॉन्सिक्वेंसेज है। उस चीज़ के बारे में डॉक्टर को कम्युनिकेट करके बताते रहना है कि ये इस फेज है, ये है, ये होगा, ये नहीं हो सकता है, तो एक नेग्लिजेंस नहीं आएगा। नेग्लिजेंस होता है, और केवल इंडिया में नहीं होता है, केवल पटना के अस्पताल में नहीं होता है, वर्ल्ड ओवर नेग्लिजेंस का रेशियो है, और उसको सतर्क रहने से उसको कम करते रहते हैं। उसका एक हम जो करते हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट है कि हर साल 14 सितंबर को
वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे बनाते हैं, Okay. जो WHO के स्पॉन्सर्ड है फॉर अवेयरनेस अमॉन्ग द हेल्थ वर्कर अबाउट द नॉट हाउ वी कैन मिनिमाइज द कॉम्प्लिकेशन, नेग्लिजेंस नहीं हो, तो वो करते हैं। और हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए कमेटी है जिसका रेगुलर मॉनिटर होता है, रेगुलर हम लोग मीटिंग करते रहते हैं। दूसरा, कोई भी इंसिडेंस हुआ तो लाइकली क्या क्या कॉम्प्लिकेशन नेग्लिजेंस हो सकता है, उसको हम लोग अवेयर करते हैं, वर्कशॉप करते रहते हैं कि एक तरह का नाम है तो कई गलत का तो इलाज नहीं हो गया, गलत को दवा तो नहीं मिल गया, तो उसके लिए करते हैं। कहीं कोई इंसिडेंस हुआ उसको छुपाते नहीं है, उसको हम लोग हाईलाइट करते हैं, पनिश नहीं करते हैं लेकिन उसको हाईलाइट करते हैं कि देखिए ऐसा हुआ, ऐसे करने से ऐसा नहीं होगा। जैसे दवा देने में 2 नर्स चार्ज चलती हैं, एक दवा का डोज देखती हैं, दवा का नाम देखती हैं, उसको कंफर्म करती हैं कि वही दवा है जो लिखा हुआ है चार्ट पे, तो दूसरा नर्स उसको दवा देती हैं। तो एक तरीका है जिससे कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपने इम्प्लीमेंट किया, वो करना जरूरी है। अगर आप SOP बनाएंगे तो नेग्लिजेंस कम होगा, लेकिन दुनिया में अच्छे से अच्छे जगह में होता है जो अनफॉर्चुनेट है। हम कैसे उसको कम करें इसकी हम लोग इंतजाम किए हुए, SOP बनाए हुए जो कम से कम हो। जी सर, देखा जाए नेग्लिजेंस इसको मिनिमाइज का SOP बहुत ज़रूरी है और शायद सरकारी तंत्र को भी इनको चीज़ समझना पड़ेगा, संवेदनशील। और बार बार इस डिस्कशन में आ रहा है कि कम्युनिकेशन गैप को फिल कीजिए, संवाद कीजिए, चीज़ों को छुपाइए नहीं। उससे सीखिए और आगे वो नहीं हो उसके लिए एक प्रोसीजर बनाइए, फ्रेमवर्क बनाइए, जैसे कि आप जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उसको कम से कम भूल ना हो। उसमें से भूल की बात आती है सर, डॉक्टर सेफ्टी और पेशेंट्स राइट। आपने देखा कि जो कलकत्ता में हुआ डॉक्टर के साथ बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, कैसे हम अपने डॉक्टर्स को सेफ गार्ड करें, क्योंकि हम भगवान मानते हैं लेकिन कई बार छोटी सी भूल या फिर छोटा सा कोई इंसिडेंट हम कई बार काफ़ी हिंसक हो जाते हैं और इस भगवान को कई बार जाने अनजाने में चोट पहुंचाते। कैसे इस चीज़ को हम लोग नहीं कर सकते? हम ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि कोई भी आदमी क्वेश्चन के ऊपर नहीं है, एवरीवन हैज़ टू आंसर। और अगर ऐसा होता है कि जो संतोषजनक नहीं है तो उसकी एक सरकार के तरफ से, मेडिकल अथॉरिटी की तरफ से एक नियम है कि आप कंप्लेन करें, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा और उसका भुगताना डॉक्टर को, अस्पताल को देना होगा, जो एकदम सही है। ऐसा डॉक्टर नहीं समझें, ऐसा अस्पताल नहीं समझे कि कुछ भी कर लेंगे और उनको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, एकदम नहीं हो सकता है, नहीं हो रहा है, तो हम आंसरेबल हैं। आप ज़रूर कंप्लेन करें। कभी कभी ऐसा होता है कि उनको कन्फ्यूजन है, बोले आप पोस्टमार्टम कर लें, उसका जो टेस्ट आएगा तो पेशेंट, डॉक्टर पनिश्ड होंगे, अस्पताल पनिश्ड होंगे। वायलेंस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो सम्मान जाता है। डॉक्टर डरे रहेंगे तो आपका इलाज सही नहीं करेंगे। तो आप कानूनी तरीक़ा से जाएं और अपने ग्रीवांसेस का रिड्रेसल करवाएं, वो एक तरीका है। डॉक्टर को भी हमेशा सतर्क रहना है। हर मरीज एक चैलेंज है कि हम जैसे कहा SOP करके चलेंगे कि गलती होने की गुंजाइश है, ऐसा करेंगे तो गलती नहीं होगी। और आपस में डॉक्टरों का कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, डॉक्टर का नर्स से कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, डॉक्टर का मरीज और मरीज के परिजन से कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, तब कन्फ्यूजन नहीं होगा और वायलेंस नहीं होगा। सर, जाते जाते आखिरी में आप कुछ संदेश आज के युवा डॉक्टर्स जो शायद MBBS की डिग्री हासिल कर रहे हो या फिर स्पेशलाइजेशन कर रहे हो या फिर रूरल एरिया में अपना सेवा दे रहे हो या जो एस्पिरेंट हो, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जो दूसरे पेशा से बिल्कुल अलग है। क्यों? कि मैं जब सऊदी में या इंग्लैंड में, जहाँ मैं हिंदी भाषी रहा हूँ, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लैंड रहा है, हम सऊदी पेशेंट से इंटरप्रेटर के थ्रू बात करते थे, तब भी आँख में आंसू मरीज़ को सामने आता था। वो उस आंसू को पोंछने का जो सौभाग्य सिर्फ डॉक्टर का है। डॉक्टर भी अपने उस एस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशन और अपने लाइफ को नहीं समझेंगे तो मेहनत नहीं कर पाएंगे। आप जब तक इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो किसी में, आप अपना तन मन सब कुछ नहीं लगा सकते हैं।
तो आप पहले सोच लो। आज बहुत एवेन्यू है नौजवान को, बहुत तरह का काम करने का, बहुत तरह का व्यापार करने का, पैसा कमाने का बहुत तरीका है। डॉक्टर पैसा कमाने के आओगे तो ये तुम्हारी गलती होगी। हम शहर में जानते हैं, अपने ही शहर में कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कितने डॉक्टरों को खरीद लेंगे। तो डॉक्टर हो के पैसा उतना कमाने की इच्छा नहीं रखो। हाँ, एक अच्छी ज़िंदगी हो, अच्छे ढंग से बढ़ें। और अगर मेरे ऐसे मेडिकल फील्ड के एंटरप्रेन्योर हैं तो मुझे पैसा चाहिए कि मैं और आगे टेक्नोलॉजी दूँ और आगे बढ़ाऊँ, लेकिन ऑनेस्ट बने रहें। ये बहुत ज़रूरी है, चाहे पटना में हो चाहे दुनिया के किसी कोना में। और एक मैसेज मैं पीस मूवमेंट में बहुत इन्वॉल्व हूँ इंटरनेशनली। और हमने यहाँ फिनलैंड में गए थे, तो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर का एक जो वाक़या था कि हर देश का जीडीपी अलग होता है, पर इनकम वहाँ के लोगों का पेइंग कैपेसिटी, वहाँ का सरकार का पेइंग कैपेसिटी अलग अलग होता है। लेकिन पूरे दुनिया में डॉक्टर का एक ही चीज़ है कि हर किसी को उसके दुख दर्द को, उसके इलाज को ठीक करना है। ये कॉमन है। बाकी इनकम हर समाज का अलग अलग होता है बेस्ड ऑन देयर इनकम। इस बात को समझो। आप जिस शहर में हो और बड़े शहर का, बड़े देश का इच्छा करो उतना हम कमाएं तो गलत रास्ते जाओगे। ज़िंदगी अच्छा रहे, अच्छा काम करोगे, मरीज़ के बीच में तुम्हारा सम्मान होगा, लोग तुमसे ज़्यादा इलाज करोगे, ऐसे ही तुम सुखी हो जाओगे। उस तरह रास्ते को अपनाओ जिससे तुम सुखी रहो और तुम्हें सम्मान भी मिले। कहा जाता है ना सर कि पैसे कमाने के लिए तो बहुत सारे बैंक है, लेकिन सेवा इज्जत कमाने का कोई बैंक नहीं होता, सेटिस्फैक्शन का कोई बैंक नहीं होता। वो तो सेवा भाव से ही आप अर्जित कर सकते हैं। नहीं, डॉक्टरी के लिए अगर आए हो, ये डिफरेंट चीज़ है जी। दिल से रहो, लोगों के भाव को समझो, लोगों के पीड़ा को तुम शेयर करो, तभी डॉक्टरी में आप मेहनत कर सकते हो। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं और आज आशा करते हैं बिहार, हमारा पटना आपसे और लाभान्वित हो, आपसे और इनरिच हो। और आशा है कि आप इसी तरीके से एक तरह के मोटिवेशन होके, हाई स्पिरिटेड होके अपना योगदान मेडिकल और नॉन मेडिकल एरियाज़ में जो दे रहे हैं उसके लिए पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है आपका। और आशा है कि आप इसी तरीके से पूरे जोश के साथ इस उम्र के पड़ाव में भी आप इतने इंतुजियास्ट दिख रहे हैं, एकदम यंग की तरफ, वो बना रहे और हम सब लाभान्वित होते रहें। पहला चीज़ कि आज के 5 साल के बाद हमसे उम्र का बात करेंगे, अभी हमसे उम्र की बात नहीं करेंगे। आई एम रिसाइकिल्ड यूथ। क्या बात, इसलिए हम में इतना जोश है। बहुत अच्छा टर्म यूज़ किया, रिसाइकिल यूथ, बहुत अच्छा टर्म यूज़ किया। मेरा मोटिवेशन है कि मैं बिहार में कुछ करता रहूं, बिहार के यंग डॉक्टरों को कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी देते रहें। ये मेरा जोश का कारण है। और मोटिवेशन का तो मैं एग्जांपल दूं कि मेरे बड़े लड़के, मेरे दूसरे लड़के, वो इंग्लैंड में हैं, वहीं जन्म लिए थे, यहाँ आए, ग्रेजुएशन किए, वापस 20 साल से वहीं हैं। वो भी मेरे इस जर्नी, इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए इस साल के अंत में आ रहे हैं, जबकि वो पिछले 40 साल में 30 साल वहीं रहे हैं। तो ये मैं सब पूरे दुनिया के बिहारी को कहता हूँ कि अपना सुख को देखो, सीखो, कुछ दुनिया देखो, एंजॉय करो, लेकिन बिहार के प्रति कुछ कंट्रीब्यूट करो। यहाँ इंस्टीट्यूशन से जुड़ो, पार्ट टाइम ही आके काम करो, लेकिन आओ तो तुम्हें बहुत सुख मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू। आज की इस गहन और प्रेरणादायक बातचीत से एक बात साबित कर दिया कि असली हीरो वही है जो सिर्फ पर्दे पर दिखाई देता है नहीं, बल्कि वो जो हर दिन जिंदगी और मौत के बीच खड़े होकर उम्मीद को जीत में बदलता है। डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह जी जैसे लोग वो असली गूंज है जो बिहार की मिट्टी से उठकर पूरे देश में प्रेरणा बनती है। आज की इस चर्चा में हमने ये भी सीखा कि जब विजन स्पष्ट हो और इरादे मजबूत तो 2 बेड से शुरू हुआ सफर 400 प्लस बेड के संस्थान और ट्रांसप्लांट सेंटर तक पहुंच सकता है। और याद रखिए, जब इरादे मजबूत हो तो छोटा शहर भी बड़ी कहानियां लिखता है। रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल आज सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि बिहार के स्वाभिमान और आत्मनिर्भर हेल्थ केयर का एक प्रतीक है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने न सिर्फ अपने अनुभव को साझा किया, बल्कि एक ऐसे विजन दिया जो आने वाले बिहार
की दिशा तय करता है। अगर आपको यह संवाद प्रेरणादायक लगा तो जरूर साझा करें, क्योंकि बदलाव की शुरुआत जागरूकता से होती है। मैं हूं डॉक्टर पीके, फिर लौटेंगे एक नई आवाज, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए बिहार की गूंज। नमस्कार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और बिहार की गूंज में आए। फिर से बहुत बहुत कृतज्ञता के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।